तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हमारा RRB ALP CBT 2 के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट के MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 3 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 4 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर 1000 टेक्निकल MCQ वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जाकर भी आप देख सकते हैं, और वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए उतनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब पक्का से करें, और फ्रेंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, कौन सा बियरिंग सबसे कम घर्षण प्रदान करता है? विच बियरिंग प्रोवाइड्स द लीस्ट फ्रिक्शन। मतलब कौन सा हमारा ऐसा बियरिंग रहता है जो सबसे कम घर्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? सॉलिड बियरिंग। ऑप्शन डी क्या बोला है? बॉल बियरिंग। ऑप्शन सी क्या बोला है? रोलर बियरिंग। ऑप्शन डी बोला है फ्लूइड बियरिंग। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा फ्लूइड बियरिंग रहता है वो हमारा सबसे कम घर्षण प्रदान करता है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस प्रकार का फर्नेस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है? विच टाइप ऑफ फर्नेस यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कौन सी हमारी फर्नेस है जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती है? तो ऑप्शन ए बोला है ब्लास्ट फर्नेस। ऑप्शन डी बोला है क्यूपोला फर्नेस। ऑप्शन सी बोला है इंडक्शन फर्नेस। ऑप्शन डी बोला है रिवर क्या है हमारा? रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो कौन सी फर्नेस है जो हमारी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का यूज करती है? तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी इंडक्शन फर्नेस रहती है वो हमारी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती है। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रिवर्बरेटरी फर्नेस का उपयोग मुख्य रूप से किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? विच मेटल इज प्रीमियरली एक्सट्रैक्टेड यूजिंग अ रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो जो हमारी रिवर्बरेटरी फर्नेस रहती है उसमें कौन सी धातु का उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है लोहा। ऑप्शन बी बोला है एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी बोला है तांबा। ऑप्शन डी बोला है सीसा। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी रिवर्बरेटरी फर्नेस रहती है, तो रिवर्बरेटरी फर्नेस का उपयोग मुख्य रूप से किस धातु के निष्कर्षण में करते हैं? तो जो हमारा तांबा रहता है उसके निष्कर्षण में हम रिवर्बरेटरी फर्नेस का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इंडक्शन फर्नेस में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? जो हमारी इंडक्शन फर्नेस रहती है तो उसमें हमारा कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेस। जो हमारी इंडक्शन फर्नेस रहती है तो उसमें हमारा कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? जूल का नियम। ऑप्शन डी क्या बोला है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन सी क्या बोला है? न्यूटन का गति का नियम। ऑप्शन डी क्या बोला है? गैस संपीड़न। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी इंडक्शन फर्नेस रहती है तो उसमें कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो उसमें हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रहता है वो कार्य करता है। किसमें? इंडक्शन फर्नेस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कॉम्बिनेशन सेट में स्क्वायर हेड पर किस उपकरण को शामिल किया जाता है? विच टूल इज इंक्लूडेड इन द स्क्वायर हेड ऑफ अ कॉम्बिनेशन सेट। जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट रहता है तो उसके स्क्वायर हेड रहता है उस पर किसको इंक्लूड, मतलब शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन डी बोला है बैरोमीटर। ऑप्शन सी बोला है स्पिरिट लेवल। ऑप्शन डी बोला है कैलिपर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा स्पिरिट लेवल रहता है तो ये हमारा किस में लगा रहता है? कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में लगा रहता है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है, कौन सा पावर सा मोटी और कठोर सामग्री को काटने के लिए सबसे उपयुक्त है? विच पावर सा इज मोस्ट सूटेबल फॉर कटिंग थिक एंड हार्ड मटेरियल्स। मतलब जब हमें थिक और हार्ड मटेरियल्स को काटना रहता है तो उसके लिए हम किस पावर सा का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है सर्कुलर सा। ऑप्शन डी बोला है बैंड सा। ऑप्शन सी बोला है जिग सा। ऑप्शन डी बोला है चैन सा। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा बैंड सा रहता है तो बैंड सा का प्रयोग मोटी और कठोर सामग्री को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, बैंड सा में ब्लेड किस प्रकार का होता है?
व्हाट टाइप ऑफ ब्लेड डज अ बैंड सा है, जो हमारा बैंड सा रहता है तो उसमें हमारा किस प्रकार का ब्लेड होता है। तो ऑप्शन ए बोला है गोलाकार ब्लेड, सर्कुलर ब्लेड। ऑप्शन बी क्या बोला है लंबा और लूप ब्लेड, लॉन्ग एंड लूप ब्लेड। ऑप्शन सी क्या बोला है छोटा और सीधा ब्लेड। ऑप्शन डी बोला है त्रिकोणीय ब्लेड। तो फ्रेंड जो हमारा बैंड सा रहता है उसमें हमारा किस प्रकार का ब्लेड होता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा बैंड सा रहता है उसमें हमारा लंबा और लूप ब्लेड रहता है, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रंट रैक एंगल का मुख्य कार्य क्या है। जो हमारा लेथ मशीन रहता है या ड्रिल वगैरह रहता है तो उसमें जो फ्रंट रैक एंगल दिया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कटिंग फोर्स को कम करना, टू रिड्यूस कटिंग फोर्स। ऑप्शन डी क्या बोला है टूल वियर बढ़ाना, टू इंक्रीज टूल वियर। ऑप्शन सी क्या बोला है कटिंग एज को नुकसान पहुंचाना। ऑप्शन डी क्या बोला है काम करने की सतह को खराब करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटिंग फोर्स को कम करना। तो जो हमारा फ्रंट रैक एंगल रहता है उसका मुख्य कार्य क्या रहता है, जो हमारे टूल पर फोर्स पड़ रहा है, मतलब जो हमारा कटिंग फोर्स रहता है तो कटिंग फोर्स को कम करना ही हमारे फ्रंट रैक एंगल का मुख्य कार्य रहता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बैक रैक एंगल निम्न में से किस चीज को प्रभावित करता है। द बैक रैक एंगल इफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारा बैक रैक एंगल रहता है वो हमारा किसको प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है चिप प्रवाह और कटिंग फोर्स। ऑप्शन डी क्या बोला है केवल कटिंग टूल की ऊंचाई। ऑप्शन सी क्या बोला है फीड रेट को बढ़ाता है। ऑप्शन डी क्या बोला है केवल कटिंग टूल की लंबाई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिप प्रवाह और कटिंग फोर्स। तो जो हमारा बैक रैक एंगल रहता है वो हमारा चिप प्रवाह और कटिंग फोर्स को प्रभावित करता है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हार्ड मटेरियल जैसे स्टील के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल कितना होता है। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ अ ड्रिल बिट यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल्स लाइक स्टील। जैसे हमें बहुत ही टफ स्टील को काटना है या बहुत ही हार्ड स्टील को काटना है तो उसके लिए जो हमारा ड्रिल रहता है उसका एंगल कितने डिग्री पर रखा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है 90 डिग्री। ऑप्शन डी बोला है 118 डिग्री। ऑप्शन सी बोला है 135 डिग्री। ऑप्शन डी बोला है 160 डिग्री। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हमें हार्ड मटेरियल पर ड्रिलिंग वगैरह करनी रहती है तो उसके लिए जो हमारे ड्रिल का पॉइंट एंगल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है हमारा 135 डिग्री। अगर पूछ लेता जनरली कितना रखा जाता है तो जनरली हमारा 118 डिग्री रखा जाता है। अभी पूछा है हार्ड मटेरियल तो हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हेलिक्स एंगल ड्रिल बिट में किसे प्रभावित करता है। व्हाट डज द हेलिक्स एंगल इफेक्ट इन अ ड्रिल बिट। तो जो हमारा हेलिक्स एंगल रहता है ड्रिल बिट में वो किसको प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है चिप प्रवाह। ऑप्शन बी क्या बोला है ड्रिल बिट का वजन। ऑप्शन सी क्या बोला है ड्रिल बिट की लंबाई। ऑप्शन डी क्या बोला है ड्रिल बिट की ड्रिलिंग मशीन की स्पीड। तो जो हमारा हेलिक्स एंगल रहता है वो किसको प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा हेलिक्स एंगल रहता है वो हमारी चिप फ्लो को या चिप के प्रवाह को प्रभावित करता है। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ड्रिल बिट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है। विच इज द लार्जेस्ट साइज इन द नंबर ड्रिल सिस्टम। तो आप सभी को पता होगा जो हमारे साइज के अनुसार ड्रिल रहते हैं वो कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं हमारे 1 से 80 नंबर तक। तो जिसमें 1 नंबर का ड्रिल हमारा सबसे बड़ा रहता है और 80 नंबर का ड्रिल सबसे छोटे साइज का रहता है। तो इसने वही बात हमसे पूछा है कि नंबर ड्रिल बिट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है, मतलब नंबर ड्रिल में सबसे बड़ा ड्रिल हमारा कौन सा रहता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा 1 नंबर ड्रिल का साइज रहता है वो हमारा सबसे बड़ा साइज रहता है और 80 नंबर ड्रिल का साइज रहता है वो हमारा बहुत ही पतला या बहुत बारीक ड्रिल रहता है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस पावर ट्रांसमिशन प्रणाली का उपयोग हाई स्पीड और कम टार्क वाली मशीनों में किया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, विच पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड एंड लो टार्क मशीन्स। मतलब जहां पर मतलब हाई स्पीड और कम टार्क वाली मशीनों में हम किस पावर ट्रांसमिशन प्रणाली का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है गियर ड्राइव। ऑप्शन डी क्या बोला है चेन ड्राइव। ऑप्शन सी क्या बोला है बेल्ट ड्राइव। ऑप्शन डी बोला है हाइड्रोलिक ड्राइव।
तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जहां पर हमें हाई स्पीड चाहिए और कम टार्क को ट्रांसमिट करना है, तो वहां पर हम बेल्ट ड्राइव का यूज करेंगे। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चेन ड्राइव में मुख्य रूप से कौन सा घटक उपयोग होता है? विच कंपोनेंट इज मेनली यूज्ड इन चेन ड्राइव? तो आप सभी को पता होगा जो हमारा चेन ड्राइव रहता है उसमें मेनली हम किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? गियर्स। ऑप्शन डी बोला है स्प्रोकेट्स। ऑप्शन सी बोला है बेल्ट। ऑप्शन डी बोला है पुल्ली। तो आप सभी को पता होगा चेन के साथ हम किसका यूज करते हैं? तो चेन के साथ हम स्प्रोकेट्स का यूज करते हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी कपलिंग पूरी तरह से कठोर होती है और सॉफ्ट मिसअलाइनमेंट को सहन नहीं कर सकती है? तो कौन सी हमारी ऐसी कपलिंग रहती है जो पूरी तरीके से कठोर होती है और सॉफ्ट के मिसअलाइनमेंट को सहन नहीं कर पाती है? विच कपलिंग इज कंप्लीटली रिजिड एंड कैन नॉट टॉलरेट सॉफ्ट मिसअलाइनमेंट? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लेक्सिबल कपलिंग। ऑप्शन डी बोला है रिजिड कपलिंग। ऑप्शन सी बोला है फ्लूइड कपलिंग। ऑप्शन डी बोला है हाइड्रोलिक कपलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी रिजिड कपलिंग रहती है वो हमारी सॉफ्ट के मिसअलाइनमेंट को सहन नहीं कर सकती है। मतलब जो हमारी कपलिंग रहती है रिजिड कपलिंग वो सॉफ्ट के मिसअलाइनमेंट को सहन नहीं कर सकती है। उसके अलावा हमारी फ्लेक्सिबल कपलिंग हो गया, ये हमारी सहन कर लेती है, लेकिन रिजिड कपलिंग मिसअलाइनमेंट को सहन नहीं करती है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्लूइड कपलिंग किस सिद्धांत पर काम करती है? फ्लूइड कपलिंग वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? जो हमारी फ्लूइड कपलिंग रहती है वो हमारी किस प्रिंसिपल पर काम करती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? न्यूटन की गति का पहला नियम। ऑप्शन डी क्या बोला है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन जी क्या बोला है? वोल्टेज ट्रांसफर। ऑप्शन डी बोला है गियर ड्राइविंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी फ्लूइड कपलिंग रहती है वो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली की कौन सी है? मतलब विच की इज मोस्ट कॉमनली यूज? जो हमारी चाबी वगैरह रहती है तो कौन सी ऐसी चाबी रहती है जो हमारी सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? फ्लैट की। ऑप्शन डी क्या बोला है? वुडरफ की। ऑप्शन सी क्या बोला है? हॉलो की। ऑप्शन डी बोला है स्प्लाइन की। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी वुडरफ की रहती है तो वुडरफ की का प्रयोग हम सबसे अधिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज अ येलो एंड ब्लैक सेफ्टी साइन इंडिकेट्स? पीला और काले रंग का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है? तो आप सभी ने सेफ्टी चैप्टर पढ़ा होगा। जो हमारा सेफ्टी चैप्टर में जो हमारे मतलब सेफ्टी इंडिकेशन रहते हैं जो हमें किसी कार्य को करने या ना करने को दर्शाते हैं, तो उसमें जो पीला और काले रंग का सुरक्षा संकेत रहता है वो हमारा किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? चेतावनी। ऑप्शन डी क्या बोला है? मैंडेटरी एक्शन। ऑप्शन सी क्या बोला है? प्रोहिबिशन, निषेध। ऑप्शन डी बोला है सुरक्षा जानकारी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीला और काला रंग का सुरक्षा संकेत हमें किसको दर्शाता है? तो वो हमें चेतावनी, वार्निंग देता है कि हमें इस काम को नहीं करना है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसडीएस इन सेफ्टी? सुरक्षा में एमएसडीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो जो हमारा सेफ्टी रहता है उसमें जो हमारा एमएसडीएस रहता है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। ऑप्शन डी क्या बोला है? मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस सिस्टम। ऑप्शन सी क्या बोला है? मैन सिक्योरिटी डाटा सोर्स। ऑप्शन डी क्या बोला है? मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डिजास्टर सेफ्टी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। तो जो हमारा सुरक्षा में एमएसडीएस रहता है तो उसका फुल फॉर्म क्या रहता है? उसका पूरा नाम रहता है मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन आ रिवेटेड जॉइंट व्हाट इज द टर्म फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रिवेट्स इन द सेम रो? रिवेट जोड़ में एक ही पंक्ति में दो समीपस्थ रिवेटों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोला है पिच। ऑप्शन ई बोला है लैप लेंथ। ऑप्शन सी बोला है स्पैन। ऑप्शन डी बोला है क्लियरेंस। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा एक ही पंक्ति में दो रिवेटों के निकटतम बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पिच।
तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ आ रिवेट जॉइंट कंपेयर टू द पेरेंट प्लेट। मूल प्लेट की तुलना में एक रिवेटेड जोड़ की दक्षता कितनी होती है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? 100% से अधिक। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? 100%। ऑप्शन सी बोला है 50 से 80% के बीच। ऑप्शन डी बोला है 30 से 40% के बीच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे मूल प्लेट की तुलना में, जैसे हमारी कोई प्लेट है, अगर उसमें हमने रिवेटेड जॉइंट मतलब रिवेटेड जॉइंट बना दिया है, तो उसकी जो दक्षता रहेगी वो कितनी रहेगी? वो रहेगी हमारी 50 से 80%। क्यों? क्योंकि जब हमने कोई प्लेट है, अगर उसमें रिवेट के लिए अगर होल वगैरह बना दिया है, तो उससे क्या रहता है, उसकी जो दक्षता रहती है वो कम हो जाती है। तो वो कितनी कम हो जाती है? तो उसकी जो दक्षता रहती है वो 50 से 80% के बीच रखी जाती है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिवेट इज यूज्ड इन प्लेसेस वेयर एक्सेस इज पॉसिबल फ्रॉम ओनली वन साइड। जहां केवल एक तरफ से ही पहुंच संभव हो, वहां किस प्रकार की रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है सॉलिड रिवेट। ऑप्शन डी बोला है पॉप रिवेट। ऑप्शन सी बोला है हॉट रिवेट। ऑप्शन डी बोला है स्क्रू रिवेट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहां केवल एक तरफ से ही पहुंच संभव हो, वहां पर किस प्रकार की रिवेट का यूज करेंगे? तो वहां पर हम पॉप रिवेट का यूज करेंगे। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टाइपिकल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाने वाले सोल्डर का सामान्य गलनांक क्या होता है? तो ये हमारा सोल्डरिंग से क्वेश्चन लिया गया है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण वगैरह रहते हैं, तो उसमें जो सोल्डर रहता है उसका सामान्यतः गलनांक कितना डिग्री रखा जाता है? ऑप्शन ए बोला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी बोला है 183 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी बोला है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी बोला है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण वगैरह रहते